हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम इंटेग्रल्स का एक्सरसाइज 7.2 समझेंगे और क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही मैं आशा करता हूं कि मैंने पिछली एक्सरसाइज जो करवाई थी वो आपको समझ में आ गई होगी, आपने कुछ प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो पहले हम ये देखते हैं कि एक्सरसाइज 7.2 किस चीज़ पर बेस्ड क्वेश्चंस पर है। तो 7.2 में हमें एक मेथड सिखाया गया है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे जो मेथड्स हैं वो टोटल कितने हैं पहले हम ये देख लेते हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड और तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये जो एक्सरसाइज है 7.2 ये सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाने के लिए है। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे इस तरह से कि हमें समझ में आ जाए कि सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेकर हम इंटेग्रल्स को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन होता क्या है दरअसल? सब्स्टिट्यूशन हमने तुमको याद होगा, सब्स्टिट्यूशन नाम तुमने जो पहले सुना हुआ है वो कहाँ सुना है? सबसे पहले क्वेश्चन तुमने किए हैं सब्स्टिट्यूशन के, लेकिन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो चैप्टर था, कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। उसमें तुमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो वहां पर हम क्या करते थे, अगर तुम्हें याद हो तो हम या तो y को इन टर्म्स ऑफ x लिखते थे या x को इन टर्म्स ऑफ y लिखते थे। तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। हम किसी भी एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के तौर पर लिखें, इसको सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वहां पर तो दो वेरिएबल थे x, y, और इंटेग्रेशन उससे काफी हद तक अलग है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास इंटेग्रल है f(x) dx, इसको हमने सॉल्व करना है। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि x को हम कोई तीसरा वेरिएबल ले लेंगे z, g ऑफ z, इसमें बदल लेंगे। x की जगह g ऑफ z पुट करेंगे तो dx की जगह क्या आ जाएगा? देखो, हम इसका अगर डेरिवेटिव करें तो g डैश z dz। तो इंटेग्रल किस में बदल जाएगा? इंटेग्रल बदल जाएगा f ऑफ जी जेड जी डैश जेड डी जेड। तो अब तुम कहोगे सर ये तो आसान इंटेग्रल को मुश्किल बनाने का तरीका नजर आ रहा है। नहीं स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्योंकि मैं पहली बार समझा रहा हूं तुमको, और दूसरी बात ये कि मैंने रिलेटिवली सिंपलर एक इंटेग्रल जो हमें लग रहा था उसमें सब्स्टिट्यूट x को कर दिया, इस वजह से ये थोड़ा सा लेंथी और डिफिकल्ट इंटेग्रल लगने लग गया। जबकि एक्चुअल में जब हम इंटेग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं वेरिएबल को तो वो इंटेग्रल सॉल्वेबल हो जाता है, इजी हो जाता है। तो मैं ज्यादा डिटेल में ना जाता हुआ सीधा एग्जाम्पल ही कंसिडर करता हूं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल है। देखो, मान लो हमारे पास एक इंटेग्रल है tan पावर 4 रूट एक्स सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स होल अपॉन रूट एक्स dx। अब तुम कहोगे कि सर ये तो बड़ा ही भयानक सा इंटेग्रल आपने ले लिया।
देखने में फिलहाल ये ऐसा ही लग रहा है कि डिफिकल्ट है, लेकिन हम एक छोटा सा जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो तुम देखोगे ये बिल्कुल आसान बन जाएगा। कैसे? चलो देखते हैं। हम ऐसा करते हैं, हम tan रूट एक्स को z पुट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट किया हमने, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो तुम जानते हो tan रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। मैं डेरिवेटिव को ज़्यादा डिफाइन नहीं करूंगा, अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुमको डेरिवेटिव अच्छी तरह समझ में आ रहा है। इज इक्वल टू डी जेड बाय डी एक्स। इस तरह से हमने डिफ्रेंशिएशन कर दी। अब यहां पर tan पावर 4 रूट एक्स है, तो tan रूट एक्स की पावर 4 उसको तो हम z की पावर 4 लिख देंगे। सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ये क्या बन रहा है? ये यहां पे हमें दिखाई दे रहा है। चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा और एडजस्ट करते हैं इसको, क्योंकि यहां पर हमको कहीं भी 2 नजर नहीं आ रहा, तो 2 को हम उधर भेज देते हैं और dx को इधर भेज देते हैं। तो क्या बन गया हमारे पास? देखो, सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2dz। तो हम देख रहे हैं कि सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स, इस पूरी की जगह क्या आ जाएगा? 2dz आ जाएगा, और tan रूट एक्स जो है उसकी जगह z आएगा, तो ये z पावर 4 हो जाएगा। तो हमारा इंटेग्रल क्या बन गया? देखो, देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटेग्रल z पावर 4 dz और 2 आगे, क्योंकि ये 2dz था। अब देखो जरा, अब ये बड़ा ही डिफिकल्ट और भयानक दिखने वाला इंटेग्रल कितना सिंपल बन गया। बन गया ना? और किसकी वजह से हुआ? सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन की वजह से हुआ। तो इसको सॉल्व करना कौन सा मुश्किल है? 2 हम जानते हैं अब x पावर n का ये वाला फॉर्मूला, x पावर n dx कल किया था। तो इसका इंटेग्रल का आंसर क्या होता है? x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, यही होता है। यानी कि x की जितनी पावर होती है उसमें एक प्लस कर देते हैं, डिवाइडेड बाय वही नंबर आ जाता है। तो यहां x का फंक्शन था और हम इंटीग्रेशन भी x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे थे, तो यहां z का फंक्शन है और हम इंटीग्रेशन भी z के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं। तो ठीक है, ये आ जाएगा z पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। ठीक है, समझ में आ गया? कोई मुश्किल काम नहीं है। तो I आ गया 2/5 z पावर 5 प्लस c विच इज इक्वल टू, अब देखो ये जो z है ना, ये वाला, ये हमने इंट्रोड्यूस किया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो इन टर्म्स ऑफ x था, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम आंसर भी इन टर्म्स ऑफ x ही दें। तो z की जगह क्या आ जाएगा? x। और वो कैसे आएगा? z की वैल्यू क्या थी? हमने खुद ही तो पुट की है। देखो, ये z की जगह tan रूट x आएगा, तो tan रूट x पावर 5 प्लस c। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन से एक डिफिकल्ट लगने वाला जो इंटेग्रल है वो सॉल्व हो गया। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा तुमको। अब ऐसा करते हैं, इसकी हेल्प से कुछ एक और इंटेग्रल सॉल्व करके देखते हैं, जिनको हम क्या कहेंगे? अपने फॉर्मूलों की लिस्ट में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले करें जरा सॉल्व। हम देखते हैं कि इंटेग्रल tan x क्या बनेगा। इंटेग्रल tan x को हम इस तरह लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x dx लिख सकते हैं। tan x को sin अपॉन cos x मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा? पुट किसको करूं पुट? मैं ऐसा करता हूं, cos x को z पुट कर देता हूं। पुट cos x इक्वल टू z। तो डिफरेंशिएट किया मैंने विद रिस्पेक्ट टू x।
तो स्टूडेंट्स एक बात और मैं बता देता हूं, हम इस तरह से इसको नहीं लिखेंगे, हम डिफरेंशिएशन के बाद सीधा इस स्टेप पे आएंगे, मतलब dx यहीं पे मैं लिखूंगा, इसको इसके साथ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dz। अब यहां पे माइनस तो है नहीं, तो माइनस को दूसरी तरफ ले जाओ, तो हमारे पास आ गया साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dz। तो चलो फिर इससे हमें क्या मिला, इंटेग्रल क्या बन गया देखते हैं। तो देखो साइन एक्स dx की जगह माइनस dz आ जाएगा यहां पर, और कॉस x की जगह z। तो देयरफॉर इंटेग्रल इज इक्वल टू माइनस हमने यहां लगा दिया पहले ही, इंटेग्रल dz अपॉन z। तो इसका इंटेग्रल का फॉर्मूला क्या था, हम सब जानते हैं, log mod z प्लस सी। अब z की जगह मैंने पिछले एग्जांपल में भी समझाया था कि हमें इन टर्म्स ऑफ x लेके आना है क्वेश्चन को। तो i कितना आ गया, माइनस log mod cos x प्लस सी। और ये तो है ही, साथ में हम एक और तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस माइनस को मैं आगे अगर लेके जाऊं तो cos की पावर -1 बन जाएगी। हम सब जानते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में लॉग की, कि जो पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो उसका रिवर्स प्रोसेस मैंने किया। इसका फायदा क्या होगा, हमें एक ज्यादा कॉम्पैक्ट रिजल्ट मिलेगा। ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स का मॉड प्लस सी। तो ये कॉम्पैक्ट कैसे हुआ, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सीकेंट एक्स। तो ये रिजल्ट हमें मिला है, यानी कि हम लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ tan x dx इज इक्वल टू लॉग मॉड सीकेंट x प्लस सी। सीकेंट में लाने का के दो कारण हैं, एक तो ये माइनस हट गया यहां से, थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया, और दूसरा हम शुरू से देखते आए हैं कि आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री में भी tan और सीकेंट को रिलेट करती हैं। तो ये जो रिजल्ट है वो एक फॉर्मूले के तौर पे तुम अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हो। और एक बात, अब सब्स्टिट्यूशन की एक खास बात समझो स्टूडेंट्स। देखो ऐसा नहीं है कि हम हर एक क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं और बगैर सोचे समझे। सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हमें यह देखना होता है कि यहां पर मैं जिसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं उसका डेरिवेटिव भी यहीं मुझे दिखना चाहिए। मैंने यहां पर सीकेंट रूट एक्स को क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट किया, सोचो। क्योंकि सीकेंट रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो सीकेंट रूट एक्स टैन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स बनता। तो यहां पे तो सीकेंट स्क्वायर है, यहां टैन की पावर 4 है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देता। जबकि टैन रूट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, वो तो यहां मुझे पड़ा दिखाई दे रहा है, यहां डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है। अच्छा, इस एग्जांपल में भी ऐसे ही है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, तो माइनस को तो हम दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन करने से पहले ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी कभी भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन करने से पहले एक बार ये देखना चाहिए कि dx के साथ मल्टीप्लाई में, एक बार फिर मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, dx के साथ मल्टीप्लाई में हमारे पास डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर मैं साइन एक्स को यहां पे z पुट करूंगा तो ऑब्वियसली उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आएगा, लेकिन वो dx के साथ मल्टीप्लाई में नहीं पड़ा। देखो क्या बन जाएगा, मैंने साइन एक्स को z पुट किया तो कॉस एक्स dx जो है वो dz बनेगा। जबकि हमारे पास क्या है, हमारे पास है dx अपॉन कॉस एक्स। तो ये टर्म कैसे बनेगी, बन ही नहीं सकती। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान देने वाली बात है कि जिसको भी तुम सब्स्टिट्यूट करोगे उसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाई में तुम्हें दिखना चाहिए। और ये चीज पता लगाना कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है।
हम क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 7.2 जब शुरू करेंगे तो तुमको पता लग जाएगा कि ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। तो चलो फिर हम एक और फॉर्मूला करते हैं तैयार अपना। जैसे कि ये tan x का फॉर्मूला तैयार किया है, अगला फॉर्मूला तैयार करते हैं। हम इंटेग्रल कंसिडर करते हैं cot x dx। ये फॉर्मूला लिख लो अपनी लिस्ट में स्टूडेंट्स। तो cot x को मैं लिख सकता हूं cos x अपॉन साइन x dx। तो अब बताओ कौन सा फंक्शन है और कौन सा डेरिवेटिव। ऑब्वियसली डेरिवेटिव तो cos x ही तुमको कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि dx के साथ मल्टीप्लाई में तो यही है। तो फिर फंक्शन कौन सा लोगे, सब्स्टिट्यूट किसे करोगे? ऑब्वियसली साइन x को। तो हम लिखते हैं पुट साइन x इज इक्वल टू z। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x cos x dx इज इक्वल टू dz। तो हमारा इंटेग्रल क्या बन गया? देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटेग्रल dz cos x dx जो है वो यहां पे देखो वो बन गया dz अपॉन साइन x z है अपॉन z। तो ये बन गया log mod z प्लस c। तो ये क्या बन गया? log mod sin x, क्योंकि हमने दोबारा x में लेके आना है। तो जो अब फॉर्मूला हमारे सामने है वो ये है इंटेग्रल cot x dx इज इक्वल टू log mod sin x प्लस c। तो ये है हमारा अगला फॉर्मूला जो कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके मिला है। तो आई थिंक ये तुमने लिख लिया होगा। अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं जो कि हम फॉर्मूले के तौर पे यूज करेंगे जिस रिजल्ट को। इंटेग्रल कंसीडर करो सीकेंट x dx। मैं कुछ इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। सीकेंट x मल्टीप्लाई किया सीकेंट x प्लस tan x डिवाइडेड बाय सीकेंट x प्लस tan x dx। मैंने क्या किया? सीकेंट x का इंटेग्रल करने के लिए सीकेंट x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब सब्स्टिट्यूशन मैंने करनी है। ऑब्वियसली एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन की चल रही है, उसी के एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं। तो सीकेंट x प्लस tan x को हम z पुट कर देते हैं। देखो पुट सीकेंट x प्लस tan x इज इक्वल टू z। कई बुक्स में t भी लिखते हैं, तुम t भी लिख सकते हो, z लिख सकते हो, y लिख सकते हो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। मुझे z पसंद है तो मैं z लिख रहा हूं। तुमको t पसंद हो तो t लिखो, तुमको y पसंद हो तो y लिखो। मतलब अपनी पसंद से वेरिएबल चूज कर लो, तुम्हें अच्छा भी लगेगा। तो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x tan x प्लस सीकेंट स्क्वायर x tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x लिखा हमने। क्योंकि ये दो टर्म्स हैं तो हम ब्रैकेट लगाएंगे dx इज इक्वल टू dz। इसके बाद हमको ये दिखाई देगा कि ये जो चीज़ है ये सारी की सारी dz बनेगी। कैसे? इन दो टर्म्स में से हमने क्या किया? सीकेंट x कॉमन ले लिया। तो पहले मैं यहां वाली टर्म लिख देता हूं सीकेंट x प्लस फिर इन दोनों में से क्या रह गया? tan x dx इज इक्वल टू dz। तो ये सारा dz बन गया और ये है सेट। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटेग्रल dz अपॉन z। तो ये बन गया log mod z प्लस c। तो z की जगह अब हम दोबारा से सीकेंट x प्लस tan x लिखने लगे हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? ये फॉर्मूला लिख लो स्टूडेंट्स।
इंटेग्रल ऑफ सीकेंट एक्स इक्वल टू लॉग मॉड सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट, और ये फॉर्मूलों में तुमने शामिल कर लेना है। एक और रिजल्ट है हमारे पास इससे अगला, इंटेग्रल ऑफ कोसीकेंट एक्स डी एक्स। तो तुम इसी तरह उसको सॉल्व करके देख सकते हो। मैं तुम्हें सीधा रिजल्ट बता देता हूं कि वो रिजल्ट क्या आएगा। वो रिजल्ट है स्टूडेंट्स लॉग मॉड कोसीकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तुम इसी तरह बिल्कुल सॉल्व करके अपने आप देख सकते हो। तो ये दोनों तुम अपनी रिजल्ट में शामिल कर लो, जो भी तुमने रिजल्ट्स की लिस्ट बनाई हुई है, ताकि उनको फॉर्मूले के तौर पे आगे हम यूज कर सकें। तो अब मेरे ख्याल से हमारी इतनी तैयारी हो चुकी है कि हम एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट कर सकें। तो चलो एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारा एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन, इंटेग्रल ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर कौन सा फंक्शन है और कौन सा डेरिवेटिव, ये पता लगाना बिल्कुल आसान है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो 2x आएगा, वो ऊपर भी है dx के साथ मल्टीप्लाई में। तो लिखो पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू z। हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, 2x dx इज इक्वल टू dz। तो देयरफॉर हमारा इंटेग्रल क्या बन गया, dz अपॉन z, जिसका आंसर आएगा log mod z प्लस c। तो इंटेग्रल की वैल्यू क्या बन गई, log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर x को हम रियल नंबर ही मान रहे हैं, क्योंकि ये सारी इंटीग्रेशन जो हम कर रहे हैं या कैलकुलस जितना भी हम 12th क्लास में कवर कर रहे हैं, वो सारे रियल वैल्यूड फंक्शन है। x को हम रियल ही मानकर चल रहे हैं। तो यहां पर ब्रैकेट भी लगा सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। मॉड लगाना है, मॉड भी गलत नहीं होगा, लेकिन क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा ही पॉजिटिव, तो मॉड लगाने की बजाय ब्रैकेट से भी काम चल सकता है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है i इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ log x स्क्वायर अपॉन x dx। ये है हमारा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, सीधी सी बात है, log x का डेरिवेटिव याद करो, 1 अपॉन एक्स होता है। तो 1 अपॉन एक्स dx के साथ मल्टीप्लाई में है ही। तो हम क्या करेंगे, पुट log x इज इक्वल टू z। डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, साथ में dx इज इक्वल टू dz। तो हमारा क्या बन गया इंटेग्रल, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटेग्रल z स्क्वायर dz। क्योंकि log x का स्क्वायर था, log x z के बराबर है, तो z का स्क्वायर, और dx अपॉन एक्स यहां पर dz की वैल्यू के बराबर आ गया। तो इसका इंटेग्रल कितना आसान है, देखो 1/3 z क्यूब प्लस c, क्योंकि एक पावर प्लस अपॉन में वही नंबर। तो रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट हम लिखने जा रहे हैं, देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/3 log x क्यूब प्लस c। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन है हमारा i इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स dx। तो क्योंकि log x जब भी तुम्हें दिखे ना, एक बात का ध्यान रखना कि 1 अपॉन एक्स dx जरूर बनाओ, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बनाया था। हमारे पास पिछले क्वेश्चन में log x का स्क्वायर था, तो log x को z पुट किया हमने, तो 1 अपॉन एक्स dx डेरिवेटिव बना। तो ऐसे ही अब यहां पर भी हमने कोशिश करनी है कि किसी तरह
1/x अलग से dx के साथ मल्टीप्लाई में आ सके। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने x कॉमन ले लिया। तो x कॉमन लेने के बाद इन दोनों टर्म्स में क्योंकि x है 1 प्लस लॉग x बचा। देखो x में से x कॉमन तो 1, x लॉग x में से x कॉमन तो लॉग x। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें ताकि हमें सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है समझ में आ सके। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे देखो लिखा 1 प्लस लॉग x इंटू 1/x dx। अब हमें क्लियरली पता चल रहा है कि 1 प्लस लॉग x को z पुट करेंगे तो डेरिवेटिव 1/x आएगा। तो पुट 1 प्लस log x is equal to z, differentiate with respect to x, 1/x dx is equal to dz, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 होता है बीइंग कांस्टेंट, तो 1/x dx dz बन गया। तो देखो 1/z और ये सारा dz, तो हमारा इंटेग्रल क्या बन गया, देयरफॉर I is equal to इंटेग्रल dz अपॉन z। ये पूरा dz है, यहां भी लिखा जा सकता है, अपॉन ये z हो गया। तो log mod z प्लस c, तो इसका आंसर क्या आएगा, I इज इक्वल टू log mod 1 प्लस log x प्लस c। z की जगह हमें दोबारा से जो सब्स्टिट्यूट किया हुआ होता है फंक्शन x का, वो वापस लिखना ही होता है, क्योंकि क्वेश्चन तो x में था। ये z जो है, या तुम t पुट करोगे या y पुट करोगे या w पुट करोगे, जो भी पुट करोगे, वो तो हमारा अपना क्रिएट किया हुआ वेरिएबल है, उसको हमें हटाना ही पड़ेगा। x में क्वेश्चन था तो x में ही आंसर। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, इंटेग्रल ऑफ साइन x साइन ऑफ कॉस x dx। तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करें, क्योंकि इसमें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का चक्कर नहीं है, इसमें तो न्यूमरेटर में ही है सब कुछ। तो हमें यह देखना चाहिए कि dx के साथ कौन सा फंक्शन एज डेरिवेटिव आ सकता है। अगर हम कंसीडर करें साइन x dx, तो साइन x डेरिवेटिव अगर माने तो उसका जो फंक्शन होगा, यानी डेरिवेटिव साइन x है, तो इसका फंक्शन कौन सा होगा जिसका हमें डेरिवेटिव करना है, कॉस x। माइनस आएगा ऑब्वियसली, वो हम बाहर लिख देंगे। तो ये हमें अब यहां से आइडिया मिल रहा है। और सबसे ऑड बात भी यही लग रही है कि हमें अक्सर साइन का जो एंगल है वो थीटा या एक्स होता है, लेकिन यहां पर साइन का एंगल अपने आप में कॉस एक्स है। तो सबसे ऑड चीज जो है उसको सबसे पहले तुम्हें लोकेट करके देखना चाहिए कि क्या यहां पर मैं इस तरह से सब्स्टिट्यूशन कर दूं कि ये सबसे ऑड चीज को ही मैं एक वेरिएबल मान लूं, z मान लूं, तो क्या इसका डेरिवेटिव पड़ा है, ये सबसे पहले तुम्हें लोकेट करना चाहिए। तो तेजी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो पुट cos x इज इक्वल टू z, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dz। ये माइनस साइन उस तरफ चला गया, साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dz। तो साइन x dx dz बन गया, माइनस साइन ऑब्वियसली यहां लगेगा, और साइन ऑफ कॉस x बन गया साइन ऑफ z। तो देयरफॉर इंटेग्रल बन गया माइनस साइन z dz। तो साइन x का इंटेग्रल कितना होता है, माइनस कॉस x। तो यहां z है तो कॉस z हो जाएगा, माइनस कॉस z प्लस c। अब ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो कॉस z प्लस c आ गया। लेकिन फिर वही बात, z को हमने रिप्लेस करना है कॉस x से। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलो एक क्वेश्चन फटाफट और करके देखें। चलो एक क्वेश्चन और फटाफट देखते हैं। मैं अभी फिलहाल बीच में कुछ क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ के थोड़ा आगे जा रहा हूं। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15। तो i इज इक्वल टू वो है x अपॉन
9 माइनस 4x स्क्वायर dx। यहाँ पर तुम देखो कि 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव x है, तो थोड़ा सा हिंट दूंगा मैं, क्वेश्चन तुमने खुद कोशिश करनी है सॉल्व करने की। इसको z पुट कर दिया, डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 8x dx dz बन जाएगा, और x dx कितना आ जाएगा, -1/8 dz। तो ये मैंने हिंट दे दिया है स्टूडेंट्स, तो तुमने कोशिश करनी है इसको खुद सॉल्व करने की। बाकी क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 के हम अगली क्लास में लेंगे। तब तक मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं और जो फॉर्मूले कराए हैं उनकी प्रैक्टिस करो, उनको सीखो। और अब वैभव की तरफ से थैंक यू।